मानचित्र। आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कक्षा 6 का ये जो तीसरा पार्ट था उसमें ग्लोब के बारे में बताया गया था, जो हमारे सिलेबस में नहीं है प्रथम श्रेणी अध्यापक के में। तो हम केवल मानचित्र की बात कर रहे हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहर तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब देखिए मानचित्र कितने प्रकार के। एक होता है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। उसे भौतिक कह लीजिए या फिर उच्चावच मानचित्र कह लीजिए। अब उच्चावच मानचित्र में हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर इनको हम दर्शाते हैं भौतिक के अंदर। राजनीति राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप कहते हैं, और जो है भौतिक मानचित्र है उसे फिजिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला है दूरी, जिसे डिस्टेंस, दिशा डायरेक्शन, प्रतीक जिसे सिंबल बोलते हैं। देखिए मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय व एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किमी को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किमी। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र में दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी मानचित्र की 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्रों को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।
दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, ये ध्यान रख लीजिए, दाहिनी तरफ ना कि बाईं तरफ, हमेशा दाहिनी तरफ। किसी भी मानचित्र में जो हम उत्तर दिशा लिखते हैं, देखिए ये लिख रहा हुआ है, और आप किसी भी मानचित्र में देखेंगे तब वो दाहिनी तरफ लिखा हुआ होगा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर, और ये भी हुआ है ऊपर की तरफ, दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। इन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को जो दिखाया गया है वे प्रधान दिग्बिंदु हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, जैसे उस मानचित्र में दे रखा है। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। दिक सूचक। अगला है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया और रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो बड़े पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखों को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, अतः इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। और एक होता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ जानकारी चीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ये प्रश्न है हमारे। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और ये जो सिंबल है, प्रधान दिग्बिंदु उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण के। इसी तरीके के देखिए वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला यह है थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। इसी के साथ हमारे ये आप ये NCERT कक्षा 6 उसका जो लेसन नंबर 4 है, लेकिन हमारे RPSC फर्स्ट ग्रेड के उसमें ये टॉपिक है मानचित्र। तो ये मानचित्र पढ़ने के बाद शायद आपको इसमें ज़रूरत नहीं होगी। हम प्रत्येक दिन आपके लिए एक टॉपिक जब तक परीक्षा है तब तक, और नियर अबाउट 84 टॉपिक्स हैं पूरे। तो किसी में से एक क्वेश्चन आएगा, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से
और जो भी तथ्य हैं ये सरकारी बुक्स बेस्ड है यहाँ पे, अतः आप पढ़िए। धन्यवाद। और हमारे चैनल पर एक प्रत्येक दिन 4 या 5 क्वेश्चन मेरे इस यूट्यूब चैनल तनेजा स्टडी ग्रुप राजस्थान पर प्रत्येक दिन प्रत्येक अलग विषय को लेकर भी पोस्ट किए जाते हैं। आप वहाँ अपने आप को परीक्षा को जांच सकते हैं। धन्यवाद।